नमस्कार, ज्ञान विधि चैनल में मैं मंजू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम कक्षा 7 का हमारा प्रकरण है 18वीं शती, यानी 18वीं शती के बाद में जो नए राजनीतिक संगठन, यानी हम मुगल साम्राज्य के पतन के बाद में कुछ जो नए जो राज्य स्वतंत्र हुए, किस तरह उन्होंने अपने राज्यों की स्थापना की, किस तरह से वो स्वतंत्र हुए और अपने क्षेत्र में अपने जो है शक्तिशाली साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की थी, उसके बारे में हम देखेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है 18वीं शताब्दी के जो नए राजनीतिक संगठन है उनके बारे में। चौथे अध्याय में हमने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था, यानी हमने मुगल साम्राज्य के बारे में देखा था जिस तरह यहाँ बाबर ने अपने साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद अकबर के काल में ये जो है सर्वाधिक जो है उन्होंने अपना विस्तार किया था और धीरे धीरे औरंगजेब के बाद में किस तरह ये अपने पतन की स्थिति में यहाँ पर पहुंच गया था, तो इसके बारे में हमने देखा था। क्योंकि औरंगजेब के बाद में हम देखते हैं औरंगजेब के जितने भी उत्तराधिकारी हुए थे उनमें इतनी कार्यकुशलता नहीं थी, या हम कह सकते हैं इतने योग्य नहीं थे जो मुगल साम्राज्य में जो औरंगजेब के बाद उसके उत्तराधिकारी जो इतने बड़े जो साम्राज्य को संभाल सके थे। और इसके लिए जो जितने उत्तराधिकारी थे उनके साथ या उनके हम कह सकते हैं अंडर में काम करने वाले जो मनसबदार थे, सभी वर्गों के जो लोग थे जो अलग अलग क्षेत्र में अपने जो है महत्वपूर्ण जो स्थान रखते थे, तो उन्हें जो मनसबदारों ने यहाँ देखा कि जब औरंगजेब के बाद यानी 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये धीरे धीरे जो कुछ शक्तिशाली जो मनसबदार थे, जो सरदार थे, वो अपने अपने क्षेत्र में जो है स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे थे। कुछ तो इतने शक्तिशाली थे कि मुगल साम्राज्य की जब अपनी चरम सीमा तब भी वो कुछ स्वतंत्र रूप से ही कार्य करते थे, यानी जो बादशाह था वो यहाँ पर इनके जो कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता था। और धीरे धीरे जैसे ही मुगल साम्राज्य का यहाँ पर पतन हुआ, तो धीरे धीरे ये जो शक्तिशाली जो संगठन थे या शक्तिशाली जो सरदार थे उन्होंने अपने आप को यहाँ पर है जो स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उसके बाद उत्तरी और पश्चिम भारत के अनेक जो जमींदार हैं, किसानों के विद्रोह हैं, इन्हें इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। इसके बाद धीरे धीरे जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी हैं वे इस जो बदलाव को है वो नहीं रोक सके, यानी धीरे धीरे जो बदलाव आ रहा था, धीरे धीरे उनका मुगल साम्राज्य का जो पतन अधोपतन की तरफ जा रहा था, तो इनको जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी इनको नहीं संभाल सके। इसी आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच में जब मुगल साम्राज्य जो पतन की स्थिति में जा रहा था, धीरे धीरे जो सूबों के सरदार अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे, तो जो राजनीतिक अस्थिरता यहाँ पर थी, इसी राजनीतिक और आर्थिक संकट के समय में यहाँ पर जो ईरान का एक शासक था नादिर शाह, ध्यान देना ये कई बार आता है, ईरान का शासक था एक उस समय नादिर शाह। उसने जो है 1739 में भारत पर आक्रमण किया, यानी भारत पर आक्रमण कब किया? 1739 पर। ये सिर्फ यहाँ पर युद्ध की दृष्टि से यहाँ पर नादिर शाह आया था, यानी भारत में जब उसने सुना कि यहाँ बहुत अपार संपदा है और मुगल साम्राज्य के काल में तो बहुत ज्यादा यहाँ पर थे खजाने उनके पास, तो ये यहाँ पर जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब ये पतन की ओर जा रहा था, तो यहाँ पर 1739 में ईरान का शासक था नादिर शाह, उसने यहाँ पर जो है भारत पर आक्रमण किया था। और भारत पर आक्रमण में सबसे पहले उसने दिल्ली पर आक्रमण किया, यानी दिल्ली जो मेन केंद्र थी मुगल साम्राज्य का, यहाँ पर उसने आक्रमण किया और पूरी तरह से इस जो है नगर को यहाँ पर लूटा गया, यानी जो मुगल साम्राज्य का जो प्रमुख नगर स्थान रखता था जो दिल्ली, उसको पूरी तरह से जो है नादिर शाह ने उसको यहाँ पर लूटा था। भारी मात्रा में यहाँ पर ये अपनी धन दौलत साथ में लेकर गया था। अफगान शासक, उसके बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली आया, उनका आक्रमण जो है आता रहा, यानी ईरान के शासक के बाद नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली ये यहाँ पर जो है नादिर शाह के बाद में यहाँ पर जैसे पहले नादिर शाह आया था, तो उसके बाद अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का तांता लगा रहा, यानी उसके बाद फिर लूटने के लिए आते रहे जो नए नए आक्रमणकारी विदेशी आक्रमणकारी यहाँ पर भारत को लूटने के लिए आते रहे। इसने अहमद शाह अब्दाली के बारे में कहा जाता है 1748 से लेकर 1761 तक, यानी इसने 5 बार भारत पर आक्रमण किया, 5 बार आया ये भारत पर आक्रमण कर और हर बार भारत को यहाँ से लूट कर ये गया, यानी जो भी धन संपदा इसको मिली
हम बात कर रहे थे नादिर शाह के बारे में। जब नादिर शाह के बारे में यहाँ पर तत्कालीन जो यहाँ पर जो मौजूद हैं जो विद्वान हैं, जो इतिहासकार, उन्होंने इनके बारे में लिखा है। जब नादिर शाह यहाँ पर दिल्ली पर आक्रमण हुआ तो दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया है कि किस तरह से यहाँ पर नादिर शाह ने आक्रमण किया और किस तरह से यहाँ की धन संपदा को उन्होंने लूटा था। तो बताया जाता है कि 60 लाख रुपए, कई हजार सोने के सिक्के, 1 करोड़ रुपए सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ के गहने, जवाहरात, अन्य चीजें ले गया, जिनमें से कुछ चीजें तो इतनी बेशकीमती थी कि जिनका कोई मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। या जैसे तख्त-ए-हाउस यानी मयूर सिंहासन, यानी नादिर शाह के बारे में बताया उसने इतनी धन संपदा यहाँ से लूट कर लेकर गया था। नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था 1739 में दिल्ली पर, और दिल्ली उस समय यहाँ का जो है बहुत ही जो है हम कह सकते हैं कि खजाने से भरा हुआ था, क्योंकि मुगल साम्राज्य के पास अपार धन संपदा यहाँ पर थी। शाहजहां के शासनकाल में हमने देखा कि यहाँ जिस तरह से उसने जो उसका जो तख्त-ए-हाउस है, इसको मयूर सिंहासन भी कहा जाता है, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था पूरा का पूरा। उस तख्त-ए-हाउस यानी मयूर सिंहासन को, जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उसको भी लूट कर लेकर गया था यहाँ से नादिर शाह। यानी बहुत जो अपार संपदा यहाँ पर इस तरह से वो लेकर गया था। एक अन्य प्रकार में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का क्या प्रभाव पड़ा, यानी जब अहमद शाह अब्दाली है, नादिर शाह है, इन्होंने जब आक्रमण यहाँ पर किया तो इनका क्या प्रभाव पड़ा। देखो यहाँ की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा, या जो यहाँ के शासक हैं इन पे क्या प्रभाव पड़ा। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए थे, जिन्हें कभी भरपूर आदर और इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। यानी जो बड़े बड़े जमींदार हैं, सरदार हैं, जो कभी अपने आप को जो बहुत जो मालिक समझा करते थे, अब उनको जो है पूछने वाला भी कोई नहीं रह गया था, क्योंकि पूरी तरह से दिल्ली का नादिर शाह ने विध्वंस यहाँ पर कर दिया था। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया था। जो लोग सुंदर सुंदर कपड़े पोशाक पहन कर घूमते थे, उनके लिए पहनने के लिए कपड़े भी यहाँ पर नहीं थे। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ की पूरी जो दुनिया यानी दिल्ली की पूरी यहाँ नादिर शाह ने तबाही कर दी थी। अब साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ रहा था। नाम मात्र का यहाँ मुगल साम्राज्य का शासन तो चल ही रहा था। यानी जब नादिर शाह आक्रमण करने के लिए आया, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर आया, 5 बार आक्रमण किया उसने, लेकिन नाम मात्र से हम कह सकते हैं मुगल साम्राज्य धीरे धीरे शासक तो बन ही रहे थे, यानी सम्राट उनके जो है बन रहे थे, लेकिन साम्राज्य इतना इनका कमजोर हो गया था, यानी सब ओर से इन पर दबाव यहाँ पर जारी रहा था। बाहर से विदेशी आक्रमणकारी आ रहे थे, वो इनको लूट रहे थे, उनके जो मनसबदार थे, सूबे थे, वो धीरे धीरे उनसे स्वतंत्र होते जा रहे थे। तो यहाँ पर जो है मुगल बादशाह को एक दूसरे की कठपुतली यहाँ पर बनते रहे, यानी जो भी आता शक्तिशाली तो उनके हाथ की वो कठपुतली या जो उत्तराधिकारी थे उनके एक दूसरे की कठपुतली बनते रहे थे। जब दो मुगल बादशाहों की स्थिति हम देख सकते हैं, मुगल जो साम्राज्य की स्थिति उस समय और ज्यादा अपमानजनक हो गई, जब 2 मुगल बादशाहों की यहाँ पर हत्या कर दी गई थी और अन्य बादशाहों को यहाँ पर उनके अभिजातों को अंधा कर दिया, यानी जो भी उत्तराधिकारी बाद में उनकी स्थिति है वो अपमानजनक ही रही थी। अब हम देखेंगे कि नए राज्यों का यानी उनके पतन के बाद कुछ जो नए स्वतंत्र राज्य यहाँ उदय हुए थे, किस प्रकार स्वतंत्र राज्यों का उदय हुए देखते हैं। अब मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के बाद बड़े जो प्रांतों के सूबेदार हैं, जमींदार हैं, उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति को प्रबल बना ली। उस समय में कुछ शक्तिशाली थे, अपने क्षेत्र में अपने कुछ अपना प्रभाव यहाँ पर रखते थे, लेकिन जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन हो गया तो उन्होंने अपनी शक्ति और ज्यादा यहाँ पर प्रबल कर ली थी। 18वीं सदी में हम इन जो राज्यों को 3 जो है परस्पर व्यापी समूह में इसको बांट सकते हैं। एक तो अवध, बंगाल और जो हैदराबाद ऐसे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे, और हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफी हद तक स्वतंत्र भी थे और बादशाह के वे औपचारिक रूप से इनके अधीन थे। यानी जो प्रमुख रियासतें थी अवध है, बंगाल और हैदराबाद, इनके जो शासक थे या सूबेदार थे, जो जमींदार थे, बहुत ही शक्तिशाली थे और अपने आप में स्वतंत्र रूप से उस समय भी कार्य करते थे और औपचारिक रूप से कह सकते हैं ये शासन के अधीन थे। कुछ दूसरे नंबर की बात करें तो कुछ राज्य ऐसे थे मुगल साम्राज्य के समय में कि पुराने शासन काल में वे अपने वतन की जागीर के रूप में यहाँ पर स्वतंत्र थे, जैसे कुछ राजपूत राज्य, जैसे हमने देखते हैं मेवाड़ का जो है राज्य यहाँ पर। तीसरी श्रेणी में मराठे और सिख और जाट आते हैं, ये विभिन्न आकार के थे और उन्होंने कड़े
लंबे संघर्ष के बाद अपने आप को जो इसकी स्वतंत्रता को इसने प्राप्त किया था। तो इस प्रकार हम कहते हैं तीन हमारे पास तीन प्रमुख रूप से ये हम कह सकते हैं तीन राज्य हमारे सामने आए, जिसमें अवध, बंगाल और हैदराबाद। तो उसी समय जब मुगल साम्राज्य शक्तिशाली था उस समय भी अपने आप को प्रबल यहाँ पर माना करते थे, यानी अपने आप की उनकी शक्ति बहुत अधिक थी। दूसरे राज्य में वो आते थे जो अपनी जागीरदार को अपने आप को स्वतंत्र रखते थे, जैसे हमने उदाहरण देखा था राजपूत राज्यों का, जैसे मेवाड़ का देखा। उसके बाद तीसरे में वो राज्य आते थे जिन्होंने कड़ा संघर्ष किया था मुगलों से अपना जो साम्राज्य प्राप्त करने के लिए या अपने साम्राज्य की स्थापना करने के लिए उन्होंने मुगलों से है वो कड़ा संघर्ष यहाँ पर किया, जैसे मराठे थे, जाट थे और सिख थे। उन्होंने बड़े लंबे संघर्ष के बाद यहाँ पर विजय यहाँ पर प्राप्त की थी। अब सबसे प्रमुख पहले हम जो पहले मुगल प्रांत थे अवध है, बंगाल है और हैदराबाद है, इनके जो है प्रमुख रूप से जो इन्होंने यहाँ पर किस तरह की यहाँ पर स्थापना की थी उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमने देखा था पहला जो राज्य था तीन प्रमुख रूप से हमने बांटे थे, जो उसमें पहले अवध, बंगाल, हैदराबाद, दूसरे जो अपनी जागीरदार को स्वतंत्र मानते थे, तीसरे मराठे, सिख और जाट। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा तो तीन जो रियासतें थी वो यहाँ पर स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही थी, अवध, बंगाल और तीसरा है यहाँ पर हैदराबाद। ये तीन प्रमुख रूप से अपना है मुगल साम्राज्य के समय पे अपना वह शक्तिशाली है जो यहाँ पर था उनका यहाँ पर था। तो यहाँ पर संस्थापक अलग अलग थे, जैसे यहाँ पर अवध के शहादत खान थे, अवध के संस्थापक शहादत खान, बंगाल के मुर्शिद कुली खान, और हैदराबाद की यदि हम बात करें तो हैदराबाद में थे आसफ जाह। ये तीनों ही जो है मुगल प्रांत के अधीन थे और प्रमुख जो है सूबेदार के रूप में ये कार्य कर रहे थे और स्वतंत्र रूप से ये कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पर जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो इन्होंने अपने आप को है राजा घोषित कर दिया, यानी अपने आप को वहां का जो है शक्तिशाली जो है कह सकते हैं राजा जो है नवाब, यहाँ पर उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया था। तो ये ऐसे व्यक्ति थे तीनों जिनका मुगल दरबार में बहुत ही ऊंचा पद था। तीनों के तीनों रियासतों के तीनों जो व्यक्ति हम देख रहे हैं इनका मुगल साम्राज्य में जिस समय पतन पे नहीं था मुगल साम्राज्य उस समय उनका वो महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर था। तो ये बहुत ही शक्तिशाली थे और जैसे पतन की स्थिति में आ गए तो ये और ज्यादा शक्तिशाली यहाँ पर आ गए थे। सबसे पहले हम देखते हैं हैदराबाद के बारे में। जो आसफ खान है इसने हैदराबाद राज्य की यहाँ पर स्थापना की थी और मुगल बादशाह फर्रुख शेर के दरबार में एक अत्यंत शक्तिशाली शासक थे। जब मुगल शासक फर्रुख शेर थे उस समय यहाँ अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली एक सदस्य के रूप में ये माने जाते थे। उसे सर्वप्रथम अवध की है जो यहाँ पर सूबेदारी सौंपी गई, बाद में दक्कन का कार्यभार दिया गया था और 1720-22 के मध्य दक्कन और प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से उनका राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन पर पूरा नियंत्रण था। यानी हैदराबाद की जो रियासत है दक्षिण भारत में तो उनको पहले अवध दिया गया, उसके बाद दक्कन का यहाँ पर हटा दिया गया था, दक्कन वाली जगह यहाँ पर दिया गया था। और 1720-22 के मध्य यहाँ पर उनको जो उनकी जो क्षेत्र में उन्होंने अपनी जो राजनीति और यहाँ पर जो हम कह सकते हैं जो वित्तीय प्रशासन पर पूरा उनका यहाँ पर नियंत्रण था। आसफ खान अपने कुशल सैनिकों और प्रशासन को उत्तरी भारत से लाया और दक्षिण में नए अवसर पाकर बहुत ही प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए, जागीरें प्रदान की। हालांकि अभी भी वे मुगल सम्राट के ही अधीन थे लेकिन वह काफी हद तक आजादी से शासन चलाते थे, यानी नाम मात्र से नाम तो इनका चलता था कि वे मुगल साम्राज्य के अधीन है लेकिन वो अपना कार्य करते थे, वो स्वतंत्र रूप से यहाँ पर किया करते थे। अब अवध की हम बात करते हैं। अवध में थे शहादत खान जिनको 1722 में अवध का, यानी पहले हमने देखा था हैदराबाद के जो आसफ खान को अवध का दिया गया था, उसके बाद उन्होंने दक्षिण में भेजा गया था, दक्षिण में फिर उन्होंने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी और उसके बाद यहाँ पर जो अवध का राज्य है वो शहादत खान को यहाँ पर 1722 में यहाँ पर दे दिया गया था। मुगल साम्राज्य का विघटन पर जो राज्य बने उसमें जो ये राज्य अवध था ये महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर रखता था। एक समृद्धिशाली प्रदेश भी था जो गंगा के उपजाऊ मैदान से बना था। उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का एक प्रमुख जो है केंद्र था। इसने यहाँ पर शहादत खान की यदि हम बात करें तो इसने अपने मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिश के चलते मुगल अधिकारी
साम्राज्य का, तो मुगल साम्राज्य के जो सैन्य थे यहाँ पर अधिकारी यहाँ पर अवध के राज्य में स्थित थे, तो उनमें कटौती करना शुरू कर दिया और अपने विश्वसनीय सैनिकों को उसने यहाँ पर लगाना शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे उसने एक यहाँ पर जो नई राजनीतिक समूह की यहाँ पर स्थापना की थी। तीसरा हम देखते हैं बंगाल में। तो बंगाल में जैसे हमने देखा अवध और हैदराबाद के बारे में देखा, तो जैसे दोनों ही अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते थे और दोनों का ही मुगल साम्राज्य में शक्तिशाली था। इसी तरह जो है बंगाल के जो मुर्शिद कुली था उसका भी जो है उसमें बहुत ही जो महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान ये रखते थे। ये प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्ति थे मुगल सम्राट की तरफ से, और औपचारिक रूप से ये तो कभी सूबेदार नहीं बने थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने सूबेदार से जुड़ी सत्ता उन्होंने प्राप्त कर दी थी। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण का आदेश दे दिया, यानी खुद अपने आप को ये स्वतंत्र रूप से रखते थे और मुगलों को प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने जो नए ही राजस्व का पुनर्निर्धारण का कार्य यहाँ पर सौंप दिया था। 18वीं सदी में हम देखते हैं इस प्रकार 18वीं सदी में बंगाल के क्षत्रिय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफी बदलाव आया। यहाँ पर जो शासनकाल में जो जगत सेठ का साहूकार घराना है वो अत्यंत ही समृद्धशाली हो गया था। इस प्रकार हम देखते हैं किस प्रकार ये जो यहाँ पर प्रमुख रूप से जो 3 जो रियासतें थी जो यहाँ पर अपना महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान रखती थी, जो मुगल साम्राज्य के अधीन के प्रारंभ में लेकिन शक्तिशाली पद पर थे यहाँ पर, और जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो उसके बाद इनका है जो इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। अब हम दूसरा पॉइंट हमने देखा था कुछ जागीरें थी जो खुद को अपने आप को स्वतंत्र मानती थी, जैसे दूसरी जो हमने देखी थी उदाहरण मेवाड़ का। तो उस समय हम देखते हैं बहुत से जो राजपूताने के थी देखें तो बहुत से राजपूताने घराने के विशेष रूप से जो अंबर जिसको आमेर कहते हैं वो जोधपुर के राजघराने मुगलों के साथ वशिष्ठता की सेवारत रहे हैं। हमने देखा शुरू से अकबर के समय से आमेर का जो घराना है, उसके बाद में जो जोधपुर का घराना है वो यहाँ पर वशिष्ठ सेवाएं जो है मुगल साम्राज्य में शुरू देते आ रहे थे। बदले में उन्हें यहाँ पर अपनी जागीरों पर पर्याप्त स्वतंत्रता से वो आनंद से अपना जो है राज्यभार को संभालते थे। लेकिन 18वीं सदी में इन शासकों ने भी आसपास के क्षेत्रों में अधिकार करना शुरू किया। जैसे ही उनको लगा, जैसे अवध बंगाल हैदराबाद वालों ने किया, वैसे ही उनको लगा राजपूत शासकों को कि अब मुगल साम्राज्य में जो है पतन की स्थिति आ रही है, तो यहाँ पर उनके शासकों ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित उन्होंने कर दिया था। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने जो औरंगजेब के बाद में जो शासक बने थे, तो उन्होंने यहाँ पर गुजरात की सूबेदारी और यहाँ पर जो नियुक्त किया था जो औरंगजेब ने, तो उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को जो स्वतंत्र घोषित कर दिया। जैसे जोधपुर घराने ने नागौर को जीत लिया, अपने राज्य में मिला दिया, क्योंकि नागौर पहले मुगल साम्राज्य के अधीन आता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर जो है अपने साम्राज्य में मिला दिया। सवाई राजा जय सिंह ने नए जो राज्य जयपुर राज्य की स्थापना की थी और 1722 में उन्हें आगरा की सूबेदारी भी दी गई थी। 1740 के दशक से राजस्थान के मराठों में अभियानों से रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू हो गया, जिनसे वे विस्तार करने से फिर आगे रुक गए थे। अब तीसरा हमने देखा था जिन्होंने कड़े लंबे संघर्ष के बाद यहाँ पर जो है अपने आप को आजादी स्वतंत्र दिलाई। तो इसमें देखा था सिख समाज का है, जैसे मराठों के पता या मुगलों के साम्राज्य के समय जो सिख हैं वे एक राजनीतिक संगठन के रूप में जो सक्रिय हुए थे। पंजाब में जो है राज्य निर्माण को उनको काफी जो है बढ़ावा मिला था। गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो यहाँ पर उन्होंने कई जो है राजपूत उनके साथ मिलकर मुगल हैं उनके साथ काफी जो है उन्होंने यहाँ पर लड़ाइयाँ की थी। 18वीं सदी के अंतिम भाग में सिख इलाके यमुना से सिंध से यमुना तक यहाँ फैल गए थे। ये विभिन्न शासकों में बंटे हुए थे, लेकिन इनमें एक शासक प्रमुख स्थान रखता था जिनका नाम है रणजीत सिंह, जिन्होंने सिखों में फिर से एकता यहाँ पर कायम की थी और लाहौर को अपनी राजधानी यहाँ पर स्थापित की थी। दूसरा नंबर आता है मराठों का था। तो मराठा भी एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था, क्योंकि हमने पहले पॉइंट में देखा था 3 ये रियासतें जो इनके अधीन थी लेकिन स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी। दूसरा हमने देखा जो स्वतंत्र रूप से जो उसके दबाव के बावजूद भी स्वतंत्र रूप से यहाँ पर कार्य कर रही थी। तीसरा हमने देखा जिन्होंने लंबे कड़े संघर्ष के बाद यहाँ पर जो है आजादी प्राप्त की, जिसमें सिख था, उन्हें सिख के देखे उन्होंने काफी लड़ाइयाँ लड़ी। दूसरा हम देखते हैं मराठा। तो मराठों ने भी अपने जो है जो मुगल शासकों से लगातार वो विरोध करके ही उत्पन्न हुआ था। शिवाजी ने जो शक्तिशाली योद्धा परिवार की सहायता से स्थायी राज्य की यहाँ पर स्थापना की थी। उसके बाद पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास
कर दिया था और मुगल जो है सेनाओं से वो ऐसे ही इलाकों से यहाँ पर वो सैन्य जो है यहाँ पर मुकाबला किया करते थे। अब तीसरा नंबर आता है जाटों का। तो अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन इन्हें जाट ने का जो प्रमुख नेता था चूड़ामन, उसके नेतृत्व में दिल्ली के पश्चिम स्थित क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। जैसे यहाँ पर मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के आसपास का जो पश्चिम क्षेत्र था वहां पर उन्होंने स्थापित की और 1680 के दशक के आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा दोनों शहरों के बीच में शुरू हो गया और कुछ अरसे के लिए तो आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए थे। जाट समृद्ध और कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र पानीपत और वल्लभगढ़ जैसे महत्वपूर्ण इनके व्यापारिक केंद्र बन गए और राजा सूरजमल के समय में तो ये एक शक्तिशाली जय साम्राज्य के रूप में यहाँ पर उभर कर आया था। सूरजमल ने यहाँ पर भरतपुर राज्य की यहाँ पर स्थापना की थी, जहाँ भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया है। वहाँ जो डीग है वो जो आगरा और जो आमेर के शैलियों का समन्वय करते विशाल बाग यहाँ पर बनवाया गया था। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार यहाँ पर जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो किस प्रकार यहाँ पर जो नए राजनीतिक जो संगठन यहाँ पर संगठन या नए राज्यों का यहाँ पर उदय हुआ था। जो कुछ राज्य ऐसे थे जो मुगलों के अधीन थे और उनके अधीन रहते हुए काम करते थे, शक्तिशाली पद पर थे और काम करते थे और उसके बाद मुगल साम्राज्य के पतन होने के बाद अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। दूसरे वे थे जो अपनी जागीर को स्वतंत्र रूप से किसी के अधीन नहीं मानते थे, कभी भी उन्होंने मुगलों को अपने अधीन नहीं माना था। तीसरे वे थे जिन्होंने कड़े लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने यहाँ पर अपनी जो है जो आजादी उन्होंने यहाँ कर सकते हैं उन्होंने अपने राज्य की स्थापना की थी, जिसमें मराठे थे, सिख थे और जाट है वो प्रमुख स्थान रखते थे। तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ पर किस प्रकार जो है 18वीं सदी के बाद में यहाँ पर नए राजनीतिक संगठन यहाँ पर स्थापित हुए थे। और इसी के साथ यहाँ पर जो है आज इतिहास की जो पुस्तक ये पाठ्य पुस्तक ये यहाँ पर पूरी हुई थी, क्योंकि हमने छठी क्लास में पढ़कर आए अतीत वाला साथी में हमने पूरा का पूरा जो है हमने देखा था किस प्रकार मुगल साम्राज्य के पतन तक यानी हमारा मुगल साम्राज्य के पतन के बाद की स्थिति जो नए राजनीतिक संगठन तक ये हमारा तुम्हारा ये अध्ययन इस तक यह सीमित है। और अगली 8वीं कक्षा में आप पूरा का पूरा किस प्रकार यहाँ पर अंग्रेजी जो शासन की स्थापना हुई वो आप अगली कक्षाओं में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो इसको एक बार आप देखना और समझना। तब तक के लिए नमस्कार।